हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी का छठा यूनिट पढ़ने वाले हैं जिसमें लिटरेचर को लेकर के बात करने वाले हैं और लैंग्वेज को लेकर के जैसे साहित्य के पहलुओं के बारे में और स्पेशली हम बाल साहित्य को पढ़ने वाले हैं कि बालकों का इंटरेस्ट पढ़ाई में आए उसके लिए बाल साहित्य। जिसमें उदाहरणों की हम बात करें तो आपको एक प्रश्न तो ऐसा ही आ सकता है कि प्रमुख बाल साहित्य कौन कौन से हैं, जिसमें आप चंपक, पहला नाम तो चंपक ध्यान रखेंगे, दूसरा है नंदन, तीसरा है चंदा मामा, चौथा है पराग, पांचवा है बालहंस। तो इस तरह से चार पांच नाम आप ध्यान रखेंगे अगर आपको प्रमुख बाल साहित्यों के बारे में पूछे तो ये नाम, ये बात होगी। और अपना ये छठा यूनिट अपना ये 8 नंबर कवर करता है, तो 8 नंबर के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक निबंधात्मक प्रश्न भी आने वाला है और एक दो छोटे प्रश्न भी बनने वाले हैं। अब किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो सबसे पहले बाल साहित्य क्या है इसे पढ़ते हैं, बाल साहित्य को समझते हैं। सरल और गद्य पद्य, छोटे छोटे वाक्य, कोई कठिन शब्दावली ना हो। बाल साहित्य की जो परिभाषा है, उसकी जो विशेषताएं उसमें ध्यान रखना है कि बाल साहित्य होते हैं सरल गद्य लिखे हुए हों या सरल पद्य लिखे हुए हों, छोटे छोटे वाक्य हों, कोई भी कठिन शब्दावली उसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशली हम डिजाइन कर रहे हैं। रोचक, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए, लेखक स्वयं बालक जैसा अनुभव करता हुआ उसको बनाए। तीसरी विशेषता है कि आयु के अनुकूल होना चाहिए, बालकों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक होने चाहिए। तो ये तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं आप ध्यान में रखेंगे। इसमें कठिन शब्दावली, लंबे वाक्य या विस्तृत आकार की रचना नहीं होती है ताकि बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इजी लैंग्वेज होती है। इसके बाद में बात करते हैं बाल साहित्य के प्रकारों को लेकर के। तो दो प्रकार होते हैं बाल साहित्य के। पहला है पारंपरिक ट्रेडिशनल और दूसरा है आधुनिक मॉडर्न। अब ट्रेडिशनल क्या है, जिसमें पूर्व परंपरा पर आधारित जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, लोक कथाएं शामिल होती हैं, जिनका जो प्रमुख विषय है वो रहता है राजा रानी की कहानियाँ, पशु पक्षी की कहानियाँ, परी की कहानियाँ, देवी देवता की कहानियाँ। तो बचपन में हमने भी काफ़ी सुनी है राजा रानी की कहानियाँ, परी की कहानियाँ भी सुनी है भाई, देवी देवताओं की कहानियाँ कहानियाँ सुनी है हमने, देखी है टीवी में। शैली की हम बात करें जिसमें पुरानी शैली, परिचित शैली, जैसे उदाहरण जैसे देश प्रेम, होली, चिड़िया आदि सारे विषय रहे हैं, तो प्रकृति प्रेमी, तो उस तरह से। बट मॉडर्न जो आधुनिक आधुनिक बाल साहित्य की हम बात करें जिसमें नवीन और मौलिक और आधुनिक चेतना का प्रचार प्रसार हुआ है। इसके मुख्य जो विषय हैं वो है आधुनिक जीवन का यथार्थ और नए मूल्य शैली, जैसे कविता, उपन्यास, नाटक, जीवनी जैसी विविध विधाओं में ये प्रस्तुत करे जाते हैं। नई टेक्नोलॉजीज, नई नई कहानियाँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है मॉडर्न या आधुनिकतावादी में। इसके बाद में बात करते हैं श्रेष्ठ बाल साहित्य की विशेषताएं। बाल साहित्य में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे हम उसे श्रेष्ठ कहें। तो पहली है बालकों को संवेदनशील बनाता है। दूसरा है मनोरंजन और कौतूहल के साथ में कल्पनाशीलता को भी बढ़ाता है। तीसरा है बच्चों की ही भाषा में, मातृभाषा में ही वो लिखा जाता है, मन की सहज अभिव्यक्ति उसमें प्रस्तुत रहती है। रिलेटिबिलिटी रहती है कि पात्र बच्चों की उम्र के अनुसार होते हैं, पशु पक्षी, राजा रानी, जिससे वे तुरंत जुड़ाव महसूस करते हैं और अच्छे से वो रिलेटेबल उनके लिए रहता है। तो ये विशेषताएं होनी चाहिए। भाषा विकास में ये किस प्रकार से भूमिका निभाता है या क्या योगदान देता है, तो संप्रेषण के स्तर पर आकलन हो पाता है, बोलने की कला का विकास हो पाता है और शब्द शब्द भंडार में भी वृद्धि बच्चों की होती है। और जो मैंने प्रमुख बाल पत्रिकाएं आपको बताई थी तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, चंदा मामा, बाल भारती, चंपक, बाल हंस और पराग आदि सारे आपको नाम ध्यान रखने हैं। एक दो नंबर का प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रमुख बाल पत्रिकाएं बताइए। इसके बाद में बात करते हैं आगे, और अगला टॉपिक है अपना बाल साहित्य के अंतर्गत आने वाले विषय कौन कौन से हैं, कौन कौन से विषय के अंतर्गत आते हैं। बाल गीत, अभिनय प्रधान कविता, ध्वनि प्रधान गीत, चित्र में कहानी, बाल कहानियाँ, चित्र पठन, पहेलियाँ बुझाना, चित्रकला, वार्तालाप में एकांकी, संवाद पाठ, परीक्षा टिप। बड़े निबंधात्मक प्रश्न में से इन सभी विषयों का उल्लेख आपको करना है। तो बाल साहित्य के अंतर्गत आने वाले विषयों के बारे में अगर निबंधात्मक प्रश्न आता है बाल साहित्य के बारे में, तो इन सब सब विषयों का आप जिक्र करेंगे और सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए चलेंगे कि इन सारी चीज़ों को लेकर के बाल साहित्य रहते हैं। भाषा विकास संबंधित खेल और गतिविधियों को लेकर के हम बात करें तो राइमिंग रहती है, तुक मिलाना रहता है, तुक मिला करके नए शब्द बोलना, जैसे आइए, जाइए, लीजिए, दीजिए, तो इस तरह से राइमिंग में रहती है कविताएं वगैरह सारी बाल साहित्य में। रिपीटेशन ज़्यादा रहता है, दोहराना, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को सुन करके दोहराना। शिक्षक जैसे दो एकम दो, बच्चे भी दोहरा रहे हैं दो एकम दो, तो वो छोटी कक्षाओं के लिए, तो ऐसा उनके खेल खेल में सिखाते हैं उनको। शाब्दिक पहेलियाँ जो रिडल्स होती हैं, शब्दों की पहेलियों से भाषा सिखाते हैं। चीनी की तरह सफ़ेद है परंतु स्वाद मीठा नहीं है, तो वो क्या है, बर्फ़ है। तो ऐसी पहेलियाँ भी बच्चों से की जाती हैं।
प्रेडिक्शन की बात करें, कहानियाँ पूरी करना, जैसे कि आधी कहानी सुन कर के आगे की कहानी का पूर्वानुमान लगाना, कल्पना करना कि अब आगे क्या होगा। ऐसी सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, खेल-खेल में गतिविधियाँ भाषा विकास से संबंधित। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कहानी। कहानी के बारे में बात करते हैं कि कहानी बाल साहित्य में कैसी होती है। तो कहानी गद्य रचना का एक सुंदर गमला है, जिसमें एक एक ही पौधे का माधुर्य अपने समूनत रूप में प्रदर्शित होता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहा है। भाई ये लाइन ध्यान रखिएगा। कहानी के प्रकारों को लेकर के हम बात करते हैं तो घटना प्रधान कहानी, किसी घटना विशेष के बारे में, वातावरण विशेष के बारे में, वातावरण प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, ऐतिहासिक ऐतिहासिक गतिविधियों के ऊपर कहानी, सामाजिक गतिविधियों पर कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। तो ये 6 कुल प्रकार रहते हैं कहानियों के, जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं कविता के बारे में। कविता में एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जैसे बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा कि कविता रागात्मक रीति से सजी हुई भाषा है जिसमें भावों की अभिव्यंजना होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि कविता एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य के रागात्मक संबंध की रचना और निर्वाह होता है। ये सारी बातें आपको कविता की पारिभाषिक तौर पर ध्यान रखना, और कविता में विचारों की अपेक्षा भावों की प्रधानता रहती है। कविता में विचारों की अपेक्षा भावों की प्रधानता रहती है। यह हृदय की वस्तु है, कल्पना का छंद वर्णन है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं अन्य प्रमुख गद्य विधाएं, जिसमें निबंध है, एकांकी है, यात्रा वृत्तांत भी आता है। निबंध का मतलब है नियम के अनुसार छंद रहित भाषा, सीमित आकार में विषय का सुसंबद्ध वर्णन। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। ये 4 प्रकार ध्यान रखने हैं इसके। एकांकी की हम बात करें तो यह दृश्य काव्य है। एक एक स्थान से एक स्थान और एक दो की घटना और घटना का रंगमंच पर अभिनय होता है। सेठ गोविंदास जी की रचना, उपेंद्र नाथ अश्क, उदाहरण के लिए मधुलिका। तो ऐसी आपको एकांकियाँ ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करें यात्रा वृत्तांत को लेकर के, तो किसी एक यात्रा के अनुभवों, कठिनाइयाँ जो यात्रा में आई हो, नए कुछ अनुभव हुए हों, तो उनका रोचक तरीके से आकलन संकलन करना, वो यात्रा वृत्तांत में आएगा। पाठक पढ़ते समय स्वयं यात्रा का अनुभव करने लग जाता है, तो पढ़ने वाला भी महसूस करे उस यात्रा की जर्नी को। तो वो सारी चीज़ें रहती है, वो ट्रेवलिंग का एक्सपीरियंस। अगला टॉपिक है अपना आत्मकथा बनाम संस्मरण को लेकर के। इनके बीच अंतर को लेकर के हम बात करेंगे। इनका सेपरेट अलग अलग प्रश्न आए या ना आए, ऐसा जो अंतर वाला प्रश्न है ये आने के चांसेस रहते हैं कि आत्मकथा और संस्मरण में क्या अंतर है। आत्मकथा को लेकर के बात करते हैं। स्वयं के जीवन की छोटी छोटी बातें आत्मकथा में रहती है, स्वयं के जीवन की बात आ जाती है। और संस्मरण में दूसरों के बारे में, बाह्य घटनाओं के ऊपर ये डिपेंड रहता है। आत्मकथा व्यक्तिनिष्ठ होती है, एक व्यक्ति विशेष की, जिसमें स्वयं तक ही सीमित सारी जानकारियां समाहित करते हैं। पर्सपेक्टिव की बात होगी। और इसके बाद में संस्मरण की बात करते हैं तो आत्मनिष्ठ होकर के किसी अन्य घटना या फिर प्रभाव का हम चिंतन कर रहे होते हैं। आत्मकथा जीवन का कठोर यथार्थ और आंतरिक चरित्र का चित्रण है कि चरित्र किस कैसा है मेरा खुद का, तो मैं आत्मकथा में अपना एनालिसिस करूंगा। बट संस्मरण में मुख्य उद्देश्य यथार्थ नहीं बल्कि घटना के स्वरूप को उभारना है, तो घटना विशेष के बारे में वहां पर बात होगी। आत्मविश्लेषण की बात आती है आत्मकथा में, और पाठकों को प्रेरणा भी दी जाती है। जैसे हम किसी की जीवनी पढ़ें, किसी की आत्मकथा पढ़ें, तो उससे हमें प्रेरणा मिलेगी। किसी सक्सेसफुल आदमी की आत्मकथा हम पढ़ते हैं तो हमें अपनी लाइफ में क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें करनी है, तो वो हमें सीखने को मिलती है। बट संस्मरण को लेकर के हम बात करते हैं तो अविस्मरणीय व्यक्तियों या घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन इसमें मिलता है। तो ये आपको अंतर के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं समाचारों को लेकर के। एक छोटा टॉपिक रहता है कि समाचार क्या है। आसपास में होने वाली घटनाओं का जिज्ञासापूर्ण वर्णन समाचार कहलाता है। इसकी विशेषता है नवीनता, सत्यता, स्पष्टता और प्रामाणिकता। जैसे समाचार में क्या क्या मेंशन रहता है कि बात क्या है, कौन कौन शामिल है उसमें, कहाँ की घटना है, कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई। ये सारी जानकारियाँ समाचार में 6 ककार रहते हैं समाचार के। तो उनके बेसिस पर समाचार की एक कंप्लीट एक अपडेट रहती है। तो ये आप समाचार के बारे में इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। और समाचार लेखन जो उल्टा उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत रहता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इसका रहता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? सबसे पहले मुखड़ा यानी कि हेडलाइन रहती है समाचार पत्र की, फिर बॉडी रहती है, और फिर लास्ट में कंक्लूजन रहता है, समापन रहता है। तो ये समाचार पत्र में, अब मुखड़ा में समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो हेडलाइन रहती है, 30 से 50 शब्दों में 4 ककारों का जवाब, जिसमें क्या, कौन, कहाँ और कब। तो महत्वपूर्ण घटना के बारे में तो आपको हेडलाइन में ही पता चल जाएगा। उसके बाद में बॉडी में क्या लिखा रहता है? तथ्यों का विस्तृत विवरण और व्याख्या दी रहती है। महत्व के अनुसार घटते क्रम में
दो ककारों का जवाब क्यों और कैसे घटना घटित हुई उस बारे में जानकारी रहती है। और समापन में इसका अलग शीर्षक नहीं होता है, मुखड़े और बॉडी के साथ में तारतम्यता होनी चाहिए, तो लास्ट में एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसको समापन में ऐड कर देते हैं। तो ये आपको समाचार समाचार लेखन का जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं बाल विकास का समग्र दृष्टिकोण, जो समरी है उसके बारे में। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि साहित्यिक विधाओं को सीखते हुए कहानियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, निबंध के माध्यम से बच्चे का विकास हो रहा है। और भाषाई खेल जैसे तुकबंदी, पहेलियाँ आदि से बच्चे का विकास हो रहा है। व्यावहारिक लेखन जैसे समाचार पत्र आदि पढ़ने से बच्चे का विकास हो रहा है, और ये सारी चीज़ें आनंद, कौतूहल और कल्पना का निर्माण कर रही है और बच्चे का सर्वांगीण विकास की ओर बच्चा आगे बढ़ रहा है, जिसमें संप्रेषण, शब्द भंडार और रचनात्मकता में वृद्धि होती है और बच्चे का ओवरऑल एक डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाता है, उसकी व्यापक समझ बन पाती है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, इस प्रकार से अपना ये छठा यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। हमने कम समय में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफ में समझा है, ज़्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कम है अपने पास में, और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपने इन चीज़ों को अच्छे प्रकार से समझ लिया है। फिर भी कोई सवाल रहे, आपका कोई सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। जल्दी मिलते हैं हिंदी के अंतिम यूनिट, 7वें यूनिट के साथ में। फिर अपना ये हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए। और हिंदी के बाकी सारे जो यूनिट्स हैं, बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं, उनकी क्लासेस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करें, जहां से आप डायरेक्टली सारे वीडियोस को एक साथ प्ले कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।